हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स which are which are strongly magnetized along the direction of magnetizing field. For example, iron, cobalt, nickel, steel, etc. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या था? विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड along the direction of magnetizing field. Dimagnetic materials which are weakly magnetized opposite to the direction of magnetizing field. और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में बोल रहे हैं कि विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज along the direction of magnetizing field. देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का हर एक एटम मैग्नेट था। डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स का, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का हर एक एटम मैग्नेट था, बट इनसाइड द मटेरियल्स दे वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स जीरो। डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स में एटम मैग्नेट था ही नहीं, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक का रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, और इस ढंग से नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाता था। यहाँ पर क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में छोटे छोटे रीजन एग्जिस्ट करते हैं, स्पेस एग्जिस्ट करते हैं, और उस स्पेस में, उस रीजन में जितने भी एटम्स होते हैं उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। देखो, इसमें हम फॉर एग्जांपल हम 4 रीजन दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4। ये जो रीजन है, इस रीजन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का भी हर एक एटम मैग्नेट होता है, लेकिन ये मैग्नेट, ये डाइपोल मोमेंट ये पर्टिकुलर रीजन में होता है। देखिए, इस पर्टिकुलर रीजन के जितने भी एटम्स होंगे उनका डाइपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली एक दूसरा बगल में ही एक दूसरा रीजन होता है, उसमें जितने भी एटम्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट किसी दूसरे डायरेक्शन में होता है। और भी रीजन है, उसमें डाइपोल मोमेंट किसी तीसरे डायरेक्शन में है, एंड सो ऑन। अब पूरे देखिए, एक रीजन का डाइपोल मोमेंट दूसरे रीजन के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देता है। इस ढंग से जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं रहता है, जब H 0 है, उस समय ये पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या है? मैग्नेट नहीं है। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स है, बट इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम अप्लाई नहीं करते हैं। अब देखिए, ये जो रीजन है, इस रीजन का नाम है, इसको हम बोलते हैं डोमेन। इसको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन। इसको हम बोलेंगे, ये जो रीजन है, इस रीजन का नाम है डोमेन। इसको हम डोमेन बोलेंगे। यहां हम लिख दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डोमेन। इसको डोमेन बोलते हैं। और डोमेन का स्पेस, इसमें साइज की, इसमें कितने एटम्स होते हैं? इसमें डोमेन्स में, इन डोमेन अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 11 एटम्स होते हैं। कितने एटम्स हो गए भाई? 10 to the power 11 एटम्स हुए। डोमेन में कितने एटम्स होते हैं? 10 to the power 11 एटम्स। और डोमेन का वॉल्यूम करीब करीब कितना होता है? डोमेन का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है 10 to the power -18 पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, वॉल्यूम बहुत कम होता है, नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये हर एक डोमेन की बात कर रहे हैं, जो रीजन है इसकी हम बात कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है किसी को कोई डाउट है। ये जो छोटे छोटे रीजन है, स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और इन ईच डोमेन, इन ईच डोमेन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू व्हाट? 10 to the power, अभी हम बोले थे 10 to the power 11 एटम्स। एंड इन ईच डोमेन वॉल्यूम कितना होता है? 10 to the power -18 पर मीटर क्यूब होता है। अब सुनिए, देखिए, यदि हम बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम अप्लाई किए, तो होता क्या है? इसमें 2 कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट है जिसको कि हम स्विंग इफेक्ट बोलते हैं। स्विंग इफेक्ट में क्या है? जब बाहर से हम मैग्नेटाइजिंग, ये एच को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 था। यहाँ पर जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम अप्लाई करने लगे, तो इसमें हमने बताया था कि इसमें 2 कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट यह है
कि जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करेंगे, ऐसे रीजन, ऐसे डोमेन की बाउंड्री बढ़नी शुरू हो जाएगी जो कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में है। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में है उसकी बाउंड्री बढ़ेगी। जो अमेरिका के पक्ष में है, जो कंट्री, उसके अभी जो चल रहा है सिचुएशन, अब अमेरिका के पक्ष में जो कंट्री है उनकी बाउंड्री क्या होगी? बढ़ेगी। जो अमेरिका के पॉलिसी के विरोध में है उनकी बाउंड्री क्या होगी? घटेगी। जो न्यूट्रल हैं उनकी भी घटेगी। तो ये तो हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में जो बाउंड्री है, जो डाइपोल मोमेंट है, उसकी बाउंड्री बढ़ी। जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है उसकी बाउंड्री घट गई। जो न उसके डायरेक्शन में है, जो परपेंडिकुलर है, उनकी बाउंड्री भी घट गई। यदि मैग्नेटाइजिंग फील्ड और स्ट्रांग हो गया, अमेरिका का प्रभाव और ज्यादा हो गया, तो पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या हो गया? सबका मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो गया। तो ये इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन। सेचुरेशन का मतलब जितने भी डोमेन्स हैं, जितने भी रीजन हैं, जितने भी स्पेस हैं, सब के सब मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में ही ओरिएंट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद यदि आप चाहें मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएं, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा या मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ेगा। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जबकि मैग्नेटिक इंडक्शन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद यदि आप बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक इंडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रहा अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं क्यूरी लॉ। अब सुनो, देखो यहां पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी, इसको आप लिखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T - Tc। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम हटा लेते हैं तो इसको लिखते हैं C को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। तो व्हेन T इज ग्रेटर देन Tc को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? क्यूरी टेम्परेचर क्या है? क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव व्हिच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इज द टेम्परेचर above which ferromagnetic substance becomes paramagnetic, तो ये क्यूरी टेम्परेचर का भी कंसेप्ट रहा। यहां पर जैसे जैसे टी बढ़ाएंगे, यहां पर भी जैसे जैसे टी आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं सब्सटेंस का, उसकी ससेप्टेबिलिटी घटती है। नाउ यू राइट हिस्टेरेसिस कर्व, अबाउट द हिस्टेरेसिस कर्व। इसको हम BH कर्व भी बोलते हैं। हिस्टेरेसिस कर्व को हम बोलते हैं BH कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व इज आल्सो नोन एज BH कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हिस्टेरेसिस कर्व को हम बोलते हैं BH कर्व। हम हिस्टेरेसिस कर्व को हम बोलते हैं BH कर्व भी बोलते हैं। BH कर्व
BH कर्व क्या है? मान लीजिए यहाँ पर हम मैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान दीजिए, ये मैग्नेटिक इंडक्शन है और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे हम, अभी आप पढ़े हैं, जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है, यानी सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, यानी सब्सटेंस, जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हैं, सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं H बढ़ा रहे हैं, B भी बढ़ रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और भी बढ़ती जाती है। उसका रीजन क्यों है? यदि हम H बढ़ा रहे हैं, जो स्पेस है, स्पेस की बाउंड्री, ऐसे डाइपोल मोमेंट की बाउंड्री बढ़ने लगती है जो कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में है, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ा, दैट इज सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज़्यादा मैग्नेट होने लगा। वो जो फेरोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसका स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे जैसे हम H बढ़ा रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का स्ट्रेंथ क्या है? बढ़ने लगता है। एक ऐसी स्थिति आती है जबकि वो मैक्सिमम हो जाता है, जब सारे के सारे डोमेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो B क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। अब यदि हम H की वैल्यू को कम करने लगे, यदि हम H की वैल्यू को कम करते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ क्या है? उसका स्ट्रेंथ घटने लगता है, स्ट्रेंथ इसका घटने लगता है। हम H की वैल्यू को क्या किए? H की वैल्यू को हम कम करना शुरू किए, H की वैल्यू को हम कम करना शुरू किए। पहले हम H की वैल्यू को यहां से हम बढ़ाए थे इस पाथ से, और पर्टिकुलर वैल्यू पर ये सेचुरेट हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया था? मैक्सिमम हो गया था। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये मैक्सिमम हो गया था। यदि हम H की वैल्यू को कम करना शुरू करें, देखिए कम करना शुरू करेंगे तो स्ट्रेंथ भी कम होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कम होगा, और जब H की वैल्यू 0 हो गई, उस समय भी कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन बचता है, कुछ रहता है। तो इसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है रेसिड्यूअल, इसको बोलते हैं हम रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, या इसका एक और नाम है रिमानेंस भी बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं हम? रिमानेंस। रिमानेंस का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बिकम 0 इज नोन एज रिमानेंस। अब देखिए वैल्यू घटाने लगे, घटाते घटाते जब एक ऐसी स्थिति आ गई कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक इंडक्शन बिल्कुल 0 हो गया। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया? बिल्कुल 0 हो गया, यानी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अब मैग्नेट नहीं रहा, अब ये मैग्नेट नहीं रहा, उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो गई? खत्म हो गई है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को खत्म करने के लिए, 0 करने के लिए, जो हम अपोजिट डायरेक्शन में या डिमैग्नेटाइज करने के लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जो हम अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किए हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हमको मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना पड़ा, तो जितना वैल्यू हम अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज नोन एज कोरिसिविटी। कोरिसिविटी आप समझ लीजिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, जब हम H को कम करने लगे, कम होने लगा, जब H बिल्कुल 0 हो गया, उसके बाद भी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ बच गई, दैट इज नोन एज रिमानेंस या रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म हम बोलते हैं, रेसिड्यूअल, इसको हम रेसिड्यूअल बोलेंगे, रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। यहां पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो हम अपोजिट, यदि पर्टिकुलर वैल्यू, यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में हम अप्लाई करें,
तो फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी हैज बिकम जीरो। तो कितना हम अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करेंगे बी जीरो हो जाए, दैट इज नोन एज कोरिसिविटी। तो ये हो गया। फिर अपोजिट डायरेक्शन में यदि एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाएंगे तो टोटल का टोटल सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा कंप्लीटली, अपोजिट डायरेक्शन में कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में वेरी स्ट्रांग मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर दिए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में सेचुरेट हो गया, सेचुरेशन मैग्नेटिज्म हो गया। फिर सिमिलरली यदि हम अपोजिट डायरेक्शन वाला मैग्नेटाइजिंग फील्ड को घटा रहे हैं तो वंस अगेन इसकी मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन फिर घटेगा। मैग्नेटिक इंडक्शन देख रहे हैं फिर घटना शुरू हुआ और घटते घटते फिर जीरो हो जाएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर सेचुरेट। तो ये जो साइकिल है हमेशा चलती रहती है। इसमें क्या हो रहा है, फुल्ली मैग्नेटाइज्ड, डीमैग्नेटाइज्ड, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड, फिर यहां पर डीमैग्नेटाइज्ड, फिर सेम डायरेक्शन में कंप्लीटली मैग्नेटाइजेशन। तो ये इसमें हिस्टेरेसिस कर्व ये बता रहा है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन बता रहा है सब्सटेंस को। सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड होता है, डीमैग्नेटाइज्ड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है, फिर डीमैग्नेटाइज्ड होता है। तो देखिए ये जो बीएच कर्व की एरिया है, पहले तो ये जितने भी टर्म्स हैं उसको आप लिख लीजिए। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, पहले तो आप लिख लीजिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रिमानेंस, रिमानेंस क्या है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिज्म रिटेन्ड बाय द मैग्नेटिक मटेरियल, the magnetism retained by the magnetic material even when the magnetizing field has become zero, even when the magnetizing field is reduced to zero, is called residual magnetism. Residual magnetism is called residual magnetism. तो इस बात को आप लिख लीजिए। नाउ आफ्टर दैट कोरिसिविटी, ये लिखने के बाद आप लिखिए कोरिसिविटी। कोरिसिविटी क्या होता है। कोरिसिविटी है यानी अपोजिट डायरेक्शन में हम कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो हो जाए। इस बात को लिख लिया कोरिसिविटी। द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैपिटल एच needed to make needed to completely demagnetize the magnetic materials is called coercivity.
completely magnetized, completely demagnetized the magnetic material, the magnetic material. ठीक है, ये हो गया. पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितना हमको मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, दैट इज नोन एज व्हाट, कोरिसिविटी. तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लिख लीजिए. अब देखिए द एरिया बी एच कर्व, आप लिखिए ये जो द एरिया ऑफ बी एच कर्व shows the loss of energy in the process of magnetization and demagnetization. In the process of magnetization and demagnetization. एंड डीमैग्नेटाइजेशन. यहां पर देखिए मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, पूरा मैग्नेटाइजेशन हो गया, यहाँ डीमैग्नेटाइजेशन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो गया, फिर डीमैग्नेटाइजेशन हो गया. तो इसकी जो एरिया है उसको वो क्या बताती है कि इस दो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस हुआ. तो और इसको हम क्या लिखते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम लिखेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, ये हाफ बी इंटू एच, इधर ये बी है, एक टर्म ये बी हो गया, ये एच हो गया, तो बी इंटू एच हो गया. बी इंटू एच क्या बताता है, एनर्जी लॉस. अब नेक्स्ट हीडिंग आप लिख लीजिए, स्टील, सॉफ्ट आयरन इज प्रीफर्ड ओवर स्टील. सॉफ्ट आयरन इज प्रीफर्ड ओवर स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉफ्ट iron is preferred over steel. देखिए जहां भी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है वहां पर हम क्या करते हैं, ये दूसरा कर्व आप बनाएंगे, दूसरा बीएच कर्व आप बनाएंगे. हम तो इसी पर काम चला लेंगे, आप अलग से बनाइएगा. जहां भी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है वहां पर एनर्जी लॉस होगा, वहां बीएच कर्व है. तो बीएच कर्व हम बनाए हुए हैं. मान लीजिए ये सॉफ्ट, ये स्टील के लिए है बीएच कर्व. क्या है, सपोज ये स्टील के लिए है. अब एक हम दूसरा बीएच कर्व बनाते हैं जो कि सॉफ्ट आयरन के लिए हो. ये सॉफ्ट आयरन के लिए हमारा है बीएच कर्व. सॉफ्ट आयरन के लिए हो गया ये देखिए बीएच कर्व हम ड्रॉ करते हैं सॉफ्ट आयरन के लिए और फिर स्टील के लिए. स्टील के लिए और सॉफ्ट आयरन के लिए हमने बीएच कर्व ड्रॉ किया. दिस बीएच कर्व इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर सॉफ्ट आयरन. दो हमने बीएच कर्व ड्रॉ किया, एक स्टील के लिए और एक सॉफ्ट आयरन के लिए. ये सॉफ्ट आयरन का बीएच कर्व है, ये जो बीएच कर्व है ये सॉफ्ट आयरन का है. ये सॉफ्ट आयरन में यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जैसे हो रहा है. यहाँ पर क्यों, अब ये रीजन ये है कि क्यों, वाई सॉफ्ट आयरन इज प्रीफर ओवर स्टील. तो आप लिखेंगे सॉफ्ट आयरन इज, ये है सॉफ्ट आयरन इज प्रीफर्ड ओवर स्टील. रीजन पहला, द एरिया बीएच कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन इज लेस. एरिया कम है इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी इज लेस. सिंस द एरिया ऑफ बीएच कर्व फॉर द सॉफ्ट आयरन इज लेस देन दैट ऑफ स्टील. स्टील के तुलना में सॉफ्ट आयरन का बीएच कर्व की एरिया क्या हो गई, कम हो गई. जब एरिया कम है, एरिया कम होने का मतलब क्या हुआ, हेंस द लॉस ऑफ एनर्जी इज लेस देन
hence the loss of energy for soft iron is less than that of स्टील। स्टील में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा तो एनर्जी लॉस ज्यादा है, सॉफ्ट आयरन में एनर्जी लॉस क्या है, कम है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ भाई, सेकेंड पॉइंट सेचुरेशन मैग्नेटिज्म। देखिए यहां पर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, यहां पर सेचुरेशन मैग्नेटिज्म क्या है, सॉफ्ट आयरन के स्टील के तुलना में अधिक है। सेचुरेशन मैग्नेटिज्म इज सेचुरेशन, सेकेंड पॉइंट, सेचुरेशन मैग्नेटिज्म इज मोर देन दैट ऑफ स्टील। स्टील के लिए जितना सेचुरेशन मैग्नेटिज्म है उससे ज्यादा सेचुरेशन मैग्नेटिज्म क्या है, सॉफ्ट आयरन का है। मैग्नेटिज्म का, सॉफ्ट आयरन का सेचुरेशन मैग्नेटिज्म, सेचुरेशन मैग्नेटिज्म ऑफ सॉफ्ट आयरन ना, ऑफ सॉफ्ट आयरन, ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मोर देन दैट ऑफ स्टील। स्टील की तुलना में सॉफ्ट आयरन का सेचुरेशन मैग्नेटिज्म अधिक है। थर्ड, तीसरा पॉइंट क्या है, कोरिसिविटी। थर्ड यहां पर लिख सकते हैं हम, देखिए सॉरी, रिमानेंस। रिमानेंस का मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड यदि हम जीरो कर दिए तब भी मैग्नेटिज्म इसका रहता है और वो स्टील के तुलना में इसका अधिक होता है। एच जब हम जीरो कर दिए हैं तब भी सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटिज्म है, सॉफ्ट आयरन के पास मैग्नेटिज्म है, स्टील के पास भी मैग्नेटिज्म है, लेकिन सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटिज्म स्टील से अधिक है। तो इसको हम लिखेंगे द रिमानेंस या द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन या मोर देन, इज मोर देन दैट ऑफ स्टील। स्टील से अधिक है। नाउ नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है कोरेसिविटी। देखो इसको सॉफ्ट आयरन को डीमैग्नेटाइज कर, कोरेसिविटी का मतलब डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितना हमको मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं कोरेसिविटी। द कोरेसिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लेस देन दैट ऑफ स्टील। कोरेसिविटी इसकी कम है, इसका मतलब इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, सॉफ्ट आयरन को डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमको कम मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जरूरत होती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम बताएंगे द डिफरेंस बिटवीन पैराफेरो एंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके।